हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। आज हम फिजिक्स में एक टॉपिक लाए हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसके साथ साथ मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीपी कितना होता है, सीवी कितना होता है, और उसका एडियाबेटिक रेशियो कितना होता है, और उसका डिफरेंस कितना होता है, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी देर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ेंगे या हीट कैपेसिटी को पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी वर्ड से ही हमें पता चलता है कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी किसी की चीज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछूं, हम में से कितनी कैपेसिटी है एमडी को क्रैक करने के लिए, हम में से कितनी एबिलिटी है फिजिक्स को बर्दाश्त करने के लिए। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी मतलब है एबिलिटी टू बियर, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। आपको फिजिक्स पढ़ने की कितनी सलाहियत है, आपके अंदर केमिस्ट्री को बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत है ना। सेम एज दैट, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं, सोडियम को हीट करने की कितनी सलाहियत है, वो कितना हीट बर्दाश्त कर सकती है। वाटर है ना, वाटर को मैं हीट करता हूँ, वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर। वो है वाटर की हीट की कैपेसिटी। हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कितनी है वाटर के अंदर, दैट इज अ हीट कैपेसिटी। सो वी कैन से हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, बस जस्ट इतना है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से, सॉरी, हीट देने से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है। वो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, वो सिस्टम के अंदर से हमें फीडबैक मिलेगा, रिजल्ट मिलेगी। एक हीट को बढ़ाते जाएंगे, जितनी हीट बढ़ती जाएगी इतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक लिमिट आएगी, एक जगह आएगी जहाँ तक वो टेम्परेचर रुक जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। पर पहले से क्या होगा, जैसे जैसे हीट देते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा किसी मखसूस लिमिट पर। सो फॉर एग्जाम्पल, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से हम हीट देना शुरू करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से हीट देना शुरू करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 0 से 25 से 50 50 से 75 से 100 आएगा। टेम्परेचर बढ़ा, 1 2 3 4 5 स्टेज में टेम्परेचर बढ़ा, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा। अब जब टेम्परेचर 100 तक पहुंचा, फिर भले आप हीट करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं। क्यों? कि जो टेम्परेचर 100% होता है वो वाटर के लिए होता है। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो उसी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब वो कम्प्लीटली एवापोरेट हो जाता है, फिर उसका टेम्परेचर 100 ही रहता है, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में चला जाता है। गैस का टेम्परेचर 100 नहीं होगा, ठीक है। वो टेम्परेचर लिक्विड का होता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जैसे जैसे हमने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ता गया। कितना टेम्परेचर बढ़ा, वो हमें फीडबैक देगा कोई सिस्टम, कोई वाटर। ऐसे पता चलता है कि हीट कैपेसिटी से हमें टेम्परेचर बढ़ने की क्वांटिटी का पता चलता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा? हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अच्छा, जितनी हीट देंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितनी हीट देंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये है प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो क्या बनेगा? इज इक्वल टू, और कांस्टेंट बनेगा, हीट इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ये तो हीट का फार्मूला है भाई साहब। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या बनेगा? हीट कैपेसिटी को ऐसे लेंगे कि हीट को डिवाइड कर लेंगे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के साथ, ये होगा हीट कैपेसिटी। वैसा फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा जूल हीट का, केल्विन टेम्परेचर का। ये टेम्परेचर, अच्छा, ये जूल पर केल्विन जो यूनिट है, ये डायमेंशनली इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी। क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एंट्रोपी दोनों का यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन है, ठीक। ये एसआई यूनिट है। जब एसआई सिस्टम के बेस की बात करेंगे, एसआई बेस सिस्टम के अंदर, तो उसका यूनिट क्या होगा? एसआई बेस सिस्टम के अंदर ये होगा कि जूल किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा केल्विन। ये आप याद करने, एसआई सिस्टम के अंदर, बेस सिस्टम के अंदर ये यूनिट होगा, एसआई सिस्टम के अंदर जूल पर केल्विन, ठीक है। डायमेंशनली देखेंगे, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन
देखेंगे कि किलोग्राम के लिए, किलोग्राम किसके लिए आता है, मैस के लिए आता है, तो वो लिखेंगे मैस, मीटर स्क्वायर डिस्टेंस है, इसको मेजर करता है लेंथ को, स्क्वायर कर देंगे, एस स्क्वायर टाइम को शो कर रहा है तो टी पर स्क्वायर देंगे, एम एल टी एम स्क्वायर टी स्क्वायर पर केल्विन, ये टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। सो इसका डायमेंशन होगा ml2T2 पर केल्विन हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब हीट कैपेसिटी डिपेंड किस पर करता है, हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन, हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है, हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है नंबर 1 टेम्परेचर पर, नंबर 2 मैस पर, नंबर 3 नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। क्योंकि याद रखें हीट देने से तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या हर एक सब्सटेंस का टेम्परेचर इक्वलाइज बढ़ेगा, इक्वल अमाउंट में बढ़ेगा, नहीं, जितनी हीट देंगे हर एक सब्सटेंस का टेम्परेचर उसी के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से बढ़ेगा। उसका मास, क्या फार्मूला में मास है, नहीं है, पर देखें जितनी मास एक ही सब्सटेंस की मास दो जगह ले लें, फॉर एग्जांपल मैं वाटर को ले लेता हूँ, वाटर का 2 kg में लेता हूँ, 3 kg में लेता हूँ, क्या इन दोनों की हीट कैपेसिटी सेम है, नो, डिफरेंट है। अगर मैं 2 kg ऑफ वाटर ले लूँ और 3 kg ऑफ कॉपर ले लूँ, क्या इन दोनों की हीट कैपेसिटी बराबर होगी, नहीं, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं सब्सटेंस डिफरेंट लेता हूँ, मैथ सेम लेता हूँ, फिर भी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर मैथ तो सेम है लेकिन इसका नेचर इन दोनों का अलग अलग है। हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये था हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहती है कोई स्पेसिफिक अमाउंट ले लें किसी भी सब्सटेंस का, वो कितना स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे, 1 kg ऑफ सब्सटेंस, यही डेफिनेशन, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, इसमें थ्रू 1 डिग्री कर दें या बाय 1 डिग्री कर दें, क्योंकि हीट कैपेसिटी 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर करने के लिए यूज होता है, बाय 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर या 1 केल्विन आप कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहता है किसी भी सब्सटेंस का आप स्पेसिफिक अमाउंट ले लें, 1 kg ले लें, उसका आप टेम्परेचर बढ़ाएं, किससे 1 डिग्री राइज करें या 1 केल्विन राइज करें, उसके लिए जितना हीट रिक्वायर्ड हो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक रिलेटेड है, क्या है मतलब मास से डायरेक्टली रिलेटेड है और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है। उसका फॉर्मूला ये होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू जूल पर kg पर केल्विन, क्या होगा यूनिट होगा जूल पर kg पर केल्विन, जूल पर kg पर केल्विन। अच्छा भाई साहब इसका ऐसा बेस सिस्टम में क्या होगा, ऐसा बेस होगा जूल किसके बराबर है, जूल बराबर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। यहाँ पर क्या है, जूल पर kg पर केल्विन है, जूल पर kg पर केल्विन है, इसके पास अगर हम kg को इस पर डिवाइड कर लें, kg से निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन बचेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, ये है ऐसा बेस सिस्टम इसका यूनिट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओनली फॉर 1 kg डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, नंबर दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस पर। अच्छा भाई आपने मैथ्स नहीं लिखा है, भाई मैथ्स में क्यों लिखूं, मैथ्स पर जब डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड क्यों नहीं करता सर, मैथ्स फार्मूला में जो है भाई साहब हर दफ़ा ऐसे थोड़ा ही होता है कि जो चीज़ फार्मूला में हो वही उस पर डिपेंड करता है, नहीं, मैथ्स तो हमने 1 kg ले लिया, वो है कांस्टेंट, वो 1 kg क्या है, कांस्टेंट है। याद रखें रिलेशन उसमें होती है जो दो वेरिएबल हो, एक चीज़ एक जगह चेंज होती है तो दूसरी चीज़ वही उसी रेशो से चेंज हो। यहाँ क्या मास चेंज हो रहा है, नहीं, मास कांस्टेंट है, फिर इसका चेंज होने से मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मास कांस्टेंट है किसी भी चीज़ का, कांस्टेंट मास पर 1 kg मास पर आप कितना हीट दे सकते हो और उस मास पे उस सब्सटेंस के 1 kg मास होने तक
वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकती है कोई भी सब्सटेंस, ऐसे कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट ऑन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास। बस वैसे ही बोल देते हैं कि मास पर डिपेंड करता है, नहीं करता डिपेंड, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो वो उस पर क्या डिपेंड करेगी, नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट ऑन मास। वी कैन से दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसे क्या आ जाता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर इंडिपेंडेंट है। अच्छा, जहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी पड़ेगी, क्या पड़ेगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, that was all about the specific heat capacity, now it is a specific heat capacity, but molar specific heat capacity, molar specific heat capacity के लिए क्या जरूरी है, 1 मोल जरूरी है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जरूरी है, उसका 1 मोल टेम्परेचर 1 डिग्री राइज बढ़ाने के लिए वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। फॉर 1 मोलर in order to increase temperature by 1 degree, how much heat a substance can absorb? 1 डिग्री राइज टेम्परेचर करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और एन डेल्टा टी, क्या होगा, एन डेल्टा टी, इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन मोल हो जाएगा, जूल पर केल्विन मोल हो जाएगा। अब क्या ये डिपेंड करती है मोल पर, नहीं, क्योंकि मोल तो कांस्टेंट है, किसी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें वो मोल कांस्टेंट रहेगा, जबकि डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड्स ऑन एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड किस पर करता है, दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताऊँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर इंडिपेंडेंट होते हैं। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, छोटे छोटे जो स्मॉलर फैक्टर्स हैं उसका थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, जब हम माइक्रो लेवल पर देखेंगे किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हमें अवोगाड्रोस कांस्टेंट से पता चलता है कि अवोगाड्रो नंबर क्या कहता है, वो कहता है कि जो भले डिफरेंट चीज़ें हों उनका अगर हम 1 मोल ले लेंगे ना, उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होता है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होता है तो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी सेम। वी कैन से बाय ignoring small factors, molar heat capacity can depend on number of molecules, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिकली बात करेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स नंबर पर। फॉर एग्जांपल वाटर है और कॉपर है, वाटर का 1 मोल ले लेता हूँ, कॉपर ले ले, छोड़े इस कॉपर को, सोडियम ले ले, वाटर है, वाटर का मैं 1 मोल ले लेता हूँ, इसका भी 1 मोल ले लेता हूँ। सोडियम के 1 मोल का मास कितना है, 23 ग्राम है, वाटर के 1 मोल का मास कितना है, 18 ग्राम है। इसका मास मैंने डिफरेंट है, नंबर ऑफ मोल तो सेम है ना, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है उन दोनों का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, पजेज सेम मोलर हीट कैपेसिटी, सेम मोलर हीट कैपेसिटी। ये था मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी और जनरली थर्मल एनर्जी। हीट कैपेसिटी को हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अब रिलेशन पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के साथ। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको भी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास
ओवर मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास स्मॉल एम, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम। इस n की जगह पर हम ये रख देंगे कि डेल्टा क्यू ओवर n की जगह पर क्या रखेंगे, स्मॉल सी और कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम, और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ये देखो स्मॉल एम कैपिटल एम यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, स्मॉल सी इज इक्वल टू एम डेल्टा क्यू ओवर ये कैपिटल एम हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू क्यू ओवर स्मॉल एम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब आप बता सकते हैं डॉक्टरों कि ये क्या है, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो हमने पहले पढ़ा था फॉर 1 kg। तो कैपिटल एम क्या होगा, ये कैपिटल एम मल्टीप्लाई ये होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होगा ये, मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर है, मोलर हीट कैपेसिटी को हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, कि प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मॉलिक्यूलर मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोलर हीट कैपेसिटी मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम पर मैं इस फार्मूला पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। सोडियम है मेरे पास, उसकी थर्मल एनर्जी कितनी है, थर्मल एनर्जी है कितनी, मेरे पास में थर्मल एनर्जी है 1500 जूल पर केल्विन। अगर मैं इस सोडियम के लिए मैं स्पेसिफिक हीट पूछूं, जबकि मास में ले लेता हूं, कितना मास ले लेता हूं मैं 75 ग्राम, या केजी कर लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए ग्राम भी यूनिट यूज होता है और केजी भी यूनिट यूज होता है। तो ऐसा सिस्टम में लेंगे तो जूल केजी केल्विन ले लेंगे। मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि इसकी थर्मल कैपेसिटी कितनी है, थर्मल कैपेसिटी कितनी है, उसका मतलब है वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है। तो क्या करेंगे, इस फार्मूला को ले आएंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है फॉर केजी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है फॉर 1 मोल। ये 1 मोल के लिए होता है, ये मास के लिए होता है। अब यहाँ पर क्या दिया पड़ा है, यहाँ पर हमें मास दिया पड़ा है, मास 75 kg है और केजी के यूनिट किसका है, मास का है। तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करना है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉलर हीट कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे मास से। मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है इसकी, 1500 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 75 से, तो क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 20। इसका मतलब है 20 जूल पर केजी पर केल्विन। इसको हीट को ऑब्जर्व करने के लिए इतनी सलाहियत है सोडियम के अंदर। ठीक है, ये था एक प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि जब लास्ट में मैं इस चैप्टर एमसीक्यूज करवाऊंगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह प्रॉब्लम होंगे, उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी थोड़ा सा दूसरे स्टेप पे चलता हूँ कि हीट कैपेसिटी मोलर गैसेस के लिए, फॉर गैसेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज। गैसेस हैव 2 टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। एक होता है एक कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, दूसरा होता है क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी भी हीट देंगे, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितनी भी हीट देंगे किसी सिस्टम के अंदर, तो वो या इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और दूसरा वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर, या सिस्टम खुद वर्क करेगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी हीट दोगे वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम 0 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, वर्क नहीं हो रहा, पिस्टन फिक्स्ड है किसी सिस्टम का, तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा 0। जो जितनी भी हीट देंगे सिस्टम को वो सब चला जाएगी कहाँ पर, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब है जहाँ 2 प्रोसेस हो रहे हैं,
दो प्रोसेस, यहाँ एक प्रोसेस हो रहा है, ओनली वन प्रोसेस। अब बताएं हीट कितनी, हीट ज्यादा से ज्यादा कहाँ खर्च होगी, जहाँ से एक प्रोसेस हो या दो प्रोसेस हो। जहाँ पर दो प्रोसेस हो वहां पर हीट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। कि ये क्यू क्या है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू पी रिप्रेजेंट कर रहा है इट कांस्टेंट प्रेशर, क्यू वी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्या यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर दो प्रोसेस चल रहा है, इन दोनों के लिए इक्वल एनर्जी चाहिए? नहीं, जहाँ पर ज्यादा काम करना हो वहाँ पर एनर्जी ज्यादा चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी भी हीट दोगे वो दो प्रोसेस में चला जाएगा। इसका मतलब है कि दो प्रोसेस के लिए ज्यादा चाहिए एनर्जी, तो डेल्टा क्यू पी ग्रेटर होता है क्यू वी से। तो वर्क कैसे मालूम करेंगे? वर्क मालूम करने के लिए हम चले जाएंगे कि इसके पास क्यू पी माइनस क्यू वी कर लेंगे। क्यू वी इज इक्वल टू वर्क होता है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखें, उसको ड्राइव करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि सी पी और सी बी का डिफरेंस, यानी कि सी पी माइनस सी बी को ड्राइव करें, वो होता है आर के बराबर। वो किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। और सी पी और सी बी एडियाबेटिक रेशियो है, एडियाबेटिक रेशियो है, तो इसकी वैल्यू मालूम करें। तो इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। क्यों? कि फॉर एग्जाम्पल डेल्टा क्यू पी, अच्छा स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा सी पी, सी पी इज इक्वल डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, जबकि स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या होगा? डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। याद रखें, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन देखता हूँ, वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क। कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क जीरो है, वर्क क्या है? जीरो है, तो जितनी भी हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी में खर्च होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी में खर्च होगी। इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? जितनी हीट दोगे। अब इस हीट की जगह पर डेल्टा यू लिख देंगे। सी पी किसके बराबर है? डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। तो क्यू पी किसके बराबर होगा? क्यू पी बराबर होगा एन सी पी डेल्टा टी के। एन सी, अच्छा इसको आप कैसे ड्राइव कर लेते हैं? डेल्टा क्यू इज इक्वल सी पी एन डेल्टा टी कर लेंगे। डेल्टा क्यू को ऐसे करेंगे, डेल्टा यू कर देंगे, और ये क्या होगा? सी वी एन डेल्टा टी हो जाएगा, सी वी एन डेल्टा टी। अब वर्क किसका बराबर, किस इक्वेशन में पढ़ा है? यहाँ पर पढ़ा है। क्यू पी इज इक्वल टू, अच्छा क्यू पी माइनस क्यू वी इज इक्वल टू वर्क होता है। क्यू पी कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, किसके बराबर होता है? एन सी पी डेल्टा टी के बराबर होता है। माइनस क्यू वी वर्क के बराबर है, वो होता है इंटरनल एनर्जी की जगह पर। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? इंटरनल एनर्जी बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। वर्क किसके बराबर है? पी डेल्टा वी के, पी डेल्टा वी के बराबर, एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ पर एन को अलग कर दें और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को अलग कर दें, सी पी माइनस सी वी। एन और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमने सी पी और सी वी से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। हमने जनरल गैस के क्वेश्चन में पढ़ते आए हैं कि वो बराबर किसके हैं? एन आर डेल्टा टी के। यहाँ पर एन डेल्टा टी और आर अलग अलग कर दें। एन डेल्टा टी है कॉमन, आर एक कांस्टेंट है। एन डेल्टा टी से चला जाएगा, बाकी क्या बचा? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। याद रख लें, याद रख लें, क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि माइक्रोस्कोपिकली जितनी भी काइनेटिक की एनर्जी होती है किसी भी गैस की, वही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी बराबर होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जितनी भी हीट होगी। सो शॉर्टकट, अभी एंट्री चल रही है, एंट्री के लिए शॉर्टकट्स जरूरी है, कोई डेरिवेशन की खास जरूरत नहीं है। सो मैं डायरेक्ट मेथड लिखता हूँ। इंटरनल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर मालूम करते हैं। अब याद रखें, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मालूम करता हूँ एफ अपॉन टू आर। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है। क्या है? शॉर्टकट फार्मूला सी वी मालूम करने के लिए। किसी भी सिस्टम के अंदर सी वी किसके बराबर है? जितना हीट दोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी के। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, डाया एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस। याद रखें, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3,
जबकि डायटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 6, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों ट्रांसलेशनल होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल क्या होते हैं ट्रांसलेशनल। जबकि डायटॉमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 ट्रांसलेशनल होती हैं प्लस में 2 रोटेशनल होते हैं। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसमें 3 ट्रांसलेशनल है प्लस में 3 क्या है रोटेशनल है। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 हो सकते हैं टाइप के, ट्रांसलेशनल हो सकता है, वाइब्रेटरी भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। इसमें वाइब्रेटरी मोशन क्यों नहीं है, इसमें वैसा वाइब्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए वाइब्रेशनल मोशन के लिए। ये जो भी मोनोएटॉमिक डायटम और पॉलीएटॉमिक गैसेस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रही है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर या 25 है या 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये इन सब का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम सर आपने बता तो दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है। अब ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक इंडिपेंडेंट मूड है, इंडिपेंडेंट मूड बाय व्हिच an independent mood by which a system or gas कोई भी सिस्टम हो या कोई गैस हो, वो क्या करता है गेन एनर्जी एंड फॉल्स इन मोशन। किसी भी सिस्टम कोई भी सिस्टम इस इंडिपेंडेंट मूड से एनर्जी गेन करके वो मोशन में चला जाता है। गेन एनर्जी एंड फॉल्स इन मोशन। सर ये था उस डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ ये था। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे मालूम करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करने के लिए हमने पढ़ा 2 किस्म का है, एक मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर, दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब ज्यादा कौन सा है कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि जितनी हीट कांस्टेंट प्रेशर पर देंगे तो वो हीट 2 प्रोसेस में यूज होगी, या तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या तो वर्क करने में। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी हीट दोगे वो सब की सब चला जाएगी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। किसी भी गैस का मोनोएटम को पॉलीएटम को, इसको पॉली से पहले डाया लिख लेते हैं, डाया एटम को, फिर आता है पॉलीएटॉमिक की बात, मोनो डाया पॉली। उनका सीवी मालूम कर लिया है। सीवी कैसे मालूम करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू आर। सीवी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू आर। इसका भी सीवी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 आर। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करें। मोनोएटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इसके लिए होगा 3/2r, इसके लिए होगा 5/2r, इसके लिए होगा कितना 6/2r। 6/2 कर लेते हैं, इसका उससे बेहतर है कि हम 3r कर लें। CV फॉर पॉलीएटॉमिक गैस इज इक्वल टू 3r। अब CP मालूम करने के लिए क्या करेंगे, CP मालूम करने के लिए आप ऐसा करें, इसके मोनोएटॉमिक गैस की मालूम करेंगे CP, तो उसके साथ क्या करें, उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, उसके साथ 2 ऐड कर लें। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, उसके साथ 2 ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 5। तो CP कितना हो जाएगा 5/2r हो जाएगा। इसके साथ भी क्या कर लें, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से 2 ऐड कर लें, क्या होगा इस पर 7/2r हो जाएगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6 से 6, इसको डिवाइड करेंगे 3 CV मिलेगा। इसके पास अब CV के साथ 1 ऐड कर लें, क्या होगा CV इज इक्वल टू 4। CV इज इक्वल टू 4 फॉर मोनो डाई पॉली। CV और CP की वैल्यूज, CV और CP की वैल्यूज कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर याद कर ले। अब एक MCQs में पूछ ले लेता हूं आपसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ specific heat capacity at constant pressure for mono, dia and polyatomic gases। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मैं ऑप्शन लिख लेता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मोनो डाया पॉली, ये ऑप्शन है। ये भी लिख लेता हूं डाया मोनो पॉली।
सी ऑप्शन है मोनो पॉली डाया, डी ऑप्शन है मोनो डाया पॉली। अब याद रखें इन दोनों इन चार, यहाँ पर चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, दूसरी, तीसरी, चौथी। आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा किसकी है, ज्यादा से ज्यादा जो कांस्टेंट प्रेशर पर जब बात करेंगे ये होगा सीपी, सीपी ठीक है। इसका सीपी मालूम करेंगे 5/2, यहाँ क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। 7/2, 7 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 3 पॉइंट क्या आएगा 5। इसका है CP4, इसका CP 3.5, इसका CP 2.5। आप बताएं सामने पड़ा है इनमें से CP किसकी ज्यादा है, पॉलीएटॉमिक की 4 है, फिर डायटॉमिक की 3.5 और फिर मोनोएटॉमिक की जो कि 2.5 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, जबकि ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐसे टू लेफ्ट टू राइट सब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जबकि डी ऑप्शन में वो है सब इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल ये था, अच्छा ये था डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एडियाबेटिक रेशो, एडियाबेटिक रेशो ऑफ Cp ओवर Cv इसके बराबर होगा, Cp और Cv बराबर होता है गामा की, Pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखें गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। Cp ओवर Cv इज इक्वल टू गामा। ठीक है, ये था एडियाबेटिक रेशो। कि मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस के लिए, नाइट्रोजन गैस के लिए डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज 300 एंड डिफरेंस, या एडियाबेटिक रेशो कर देंगे यहाँ पर, एडियाबेटिक रेशो इज 1.4। अब आप बताएं Cp इसका कितना होगा। Cp मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो रिक्वायर्ड डेटा है वो लिखेंगे, कितना है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है Cp माइनस Cv होता है, कितना है R के बराबर है, पर यहाँ पर Cp माइनस Cv किसके बराबर है 300 है, और एडियाबेटिक रेशो कितना है Cp ओवर Cv वो बराबर होता है किसके 1.4 के। अब कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, Cp ओवर Cv इज इक्वल 1.4, Cp की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 Cv, ये Cp की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 300 के बराबर होगा। Cp की वैल्यू लिखेंगे 1.4 Cv माइनस Cv इज इक्वल टू 300। ठीक है, 1.4 Cv से 1 Cv जाएगा, कितना बचेगा 0.4 Cv बचेगा, 0.4 Cv बचेगा, जहां हमें मिलेगा 300। Cv को यहाँ पर रख देंगे क्योंकि पहले Cv मालूम करना है तभी जाकर हम Cp मालूम कर सकते हैं कि 300 को ये डिवाइड करेगा 0.4, यहाँ पर हम पॉइंट निकाल देंगे तो ऊपर 0 देंगे, Cv क्या हो जाएगा 4 का टेबल 30 पर 7 टाइम्स हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर तो 5 टाइम्स हो जाएगा, ये हमें हमारे पास बचेगा 750 जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केल्विन या केजी केल्विन कर लेंगे, जूल पर मोल पर केल्विन भी कह सकते हैं क्योंकि मोलर स्पेसिफिकेट है यहाँ पर। तो यहाँ तो सर Cp क्या होगा, तो Cp में मालूम कर सकते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 300 होता है, यहाँ पर 300 है ना, ये Cv की वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, Cp माइनस Cv किसके बराबर है 750 इज इक्वल टू 300, Cp क्या होगा 750 यहाँ पर माइनस कर रहा है
उस साइड जाकर क्या करेगा, सम अप कर देगा। 300 प्लस 750, 300 प्लस 750 क्या हो जाएगा, 1050 हो जाएगा, 1050 कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए, खुद ही देख ले, फैसला कर लें यहाँ पर, ये है Cp और ये है Cv। आप बताएं कौन सा ज्यादा है, Cp, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जितना हीट दोगे, दो प्रोसेस में यूज होगा, एक इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, दूसरा वर्क करने में। दो प्रोसेस हो रहे, दो प्रोसेस करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, ये था ऑल अबाउट Cp Cv। ठीक है।